हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे आपके रिदम हो गए, स्प्रंग रिदम हो गए, मीटर हो गया, फुट हो गया, सिलेबल हो गया, इसी पे बेस्ड है आज सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन उसके पहले ये पेड पीडीएफ है, ये आपको 7/9 में मिल जाएगा। ये दूसरी पीडीएफ 189 में जो 1 लाइनर है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है। थर्ड वाली 199 में मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आपके एमसीक्यूज़ हैं, 4 राइटर को कवर किया गया है और 4 राइटर को बहुत ही अच्छे उनके वर्क हो गए, चाहे कोटेशन हो गए, सबको अच्छे से कवर किया गया है। जैसे कि अभी आपने क्या किया है कि आप पढ़ लिए होंगे, बहुत सारी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई होगी सारे राइटर की। तो अब क्या करना है कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करेंगे? क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, जैसे आपने विलियम शेक्सपियर को पढ़ लिया, उनके वर्क वगैरह पढ़ लिए, तो अब क्या करेंगे, आप विलियम शेक्सपियर के वर्क को आप रिवीजन करेंगे। तो इसमें ना क्वेश्चन के थ्रू उनके वर्क को भी कवर किया गया है, एक एक पॉइंट को कवर किया गया है। तो इंटरेस्टेड है इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें भी कवर किया गया है, इसमें भी कवर किया, बट ये क्या है, ये 1 लाइनर है, ये क्वेश्चन है, दोनों में बस इतना ही फ़र्क है। अक्सर पूछते हो आप लोग कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों का क्वेश्चन अलग मिलेगा आपको, और ये 1 लाइनर रहेगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हिंदी में मिलेगा, और ये वाली है 1 लाइनर, ये एमसीक्यूज़ है। ठीक है, आंसर के साथ है। 2 पीडीएफ और है, ये ग्रामर का रूल्स है 249 में मिलेगा। एक पीजीटी वालों के लिए है जिसमें 18 राइटर को कवर किया गया विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, ये भी 1 लाइनर है 269। तो 5 पीडीएफ लेना चाहते हो अगर आप, तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एंड क्वेश्चन पे आते हैं। मिलते नहीं है, क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा हाँ, ये तीनों पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो ये तीनों पीडीएफ एक साथ लेते हो तो 467 होगा। आफ्टर डिस्काउंट आपको 399 में मिल जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने कल पढ़ा था सिलेबल, फुट और आपका मीटर क्या होता है। तो सिलेबल वही होता है, एक स्मॉल पॉट होता है, मतलब एक किसी भी शब्द का ना एक छोटा सा भाग होता है, वो सिलेबल होता है, जिसमें कम से कम एक वाउल साउंड तो रहता ही रहता है, जिसे हम क्या करते हैं, एक यूनिट, एक इकाई के रूप में उसको प्रोनाउंस करते हैं, वही आपका सिलेबल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कल बताया था कैट, ये एक वर्ड है। ठीक है, ये एक वर्ड है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते। कैट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं। इसमें सिर्फ अगर पूछा जाए कि कितने सिलेबल हैं, तो हमने मुंह खोला, जितनी बार हम किसी भी शब्द को बोलने के लिए मुंह खुलता है हमारा, उतना ही। अगर आप चाहते हो किसी वर्ड में सिलेबल गिनना, कि इस वर्ड में, इस शब्द में कितने सिलेबल हैं, तो उस वर्ड को बोलने में ना जितनी बार आपका मुंह खुलेगा उतना ही सिलेबल उस वर्ड में पाए जाएंगे। जैसे कि कैट, मैंने कैट बोला, एक ही बार मेरा मुंह खुला, इसका मतलब इस कैट में ना सिर्फ एक सिलेबल पाया जा रहा है, और ना ही इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैं और जैसे मैंने कहा, ठीक है, तो इसमें कितने सिलेबल आएंगे? एक सिलेबल, यानी कि ये एक सिलेबल वाला शब्द है, एक सिलेबल वाला आपका वर्ड है। ठीक है, और दूसरा जैसे कि विंडो, अब विंडो मैंने बोला, अगर आपको जानना है कि किसी भी वर्ड में हम सिलेबल कैसे काउंट करें कि इसमें कितने सिलेबल हैं, विंडो, 2 बार मेरा मुंह खुला, विंडो है ना, तो इसमें 2 सिलेबल हैं, एक आपका विन प्लस डो, 2 सिलेबल इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेकासिलेबिक किसे कहा जाएगा? डेकासिलेबिक मतलब जिसमें 2 सिलेबल पाए जाते हैं, और जिस वर्ड में 1 सिलेबल पाया जाएगा उसे मोनोसिलेबिक कहा जाएगा, और जिस वर्ड में 3 से अधिक सिलेबल पाए जाएंगे, 3 या 3 से अधिक सिलेबल पाए जाएंगे, उसे हम पॉलीसिलेबिक कहते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया था ब्यूटीफुल, ब्यू प्लस टी प्लस फुल। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ब्यू एक सिलेबल है, टी एक सिलेबल है, फुल एक सिलेबल है। ठीक है, तीनों को मैंने काउंट कर लिया, 3 सिलेबल इसमें पाए जाते हैं। 3 बार मेरा मुंह खुला, 3 सिलेबल है, इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसिलेबिक। सिलेबल 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका मोनोसिलेबिक होता है जिसमें केवल एक सिलेबल होते हैं, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। डॉग को हम डिवाइड कर सकते हैं। रन हो गया, रन को डिवाइड कर सकते हैं। स्काई हो गया, स्काई को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये आपका मोनोसिलेबिक हो गया। विंडो हो गया आपका, या हैप्पी हो गया, या डॉक्टर हो गया, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड। इसमें 2 बार 2 सिलेबल आए हैं, तो ये आपका हो गया डाइसिलेबिक, और जिसमें 3 आ जाए वो आपके मोनोसिलेबिक होंगे। तो सिलेबल वही है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि देखिए मैंने कहा था कि वाउल और साउंड का कॉम्बिनेशन जरूर बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सिलेबल ये है ना, टी आई, इसमें देखिए टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई आपका क्या है, वाउल है। आप हर जगह देखेंगे, कहीं भी सिलेबल को आप तोड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उसमें एक वाउल और एक साउंड, एक आपका कॉन्सोनेंट होना ही होना है।
तो याद रखना है सिलेबल क्या होता है, किसी भी वर्ड का वो छोटा सा पार्ट होता है जिसमें कम से कम एक वाउल साउंड तो होती है, जिसे हम एक यूनिट के रूप में क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगी, कल ही अभी हमने पढ़ा था ये। आज हम क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिटरमाइंस द मीटर इन पोइट्री। तो मीटर में देखिए यहाँ पे पूछा गया कि पोइट्री में जो मीटर है वो किससे निर्धारित होता है। आखिर पोइट्री में मीटर कहाँ से आता है, किससे निर्धारित होता है। मैंने भी कल बताया था कि कोई लाइन है, ठीक है, लाइन है, जैसे ये पोएम की लाइन है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, आई एम को ले लिया, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, 5 बार मैंने ले लिया। एक आयम, ये कौन सा है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये आयम है। आयम क्या हो गया, ये 1 फुट है। 1 फुट को हमने एक लाइन में 4-5 बार यूज़ किया, तब ये क्या भैया, जो सॉरी फुट का आपका प्लूरल क्या होगा, फिट बन जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार यूज़ हुआ एक लाइन में, 5 बार, तो इसे क्या कहेंगे, फिट। कौन सा फिट, आयम फिट, ठीक है, आयम्बिक जिसे हम बोलते हैं, आयम फिट। और यहाँ पे 5 बार है तो 5 फीट को क्या कहेंगे, पेंटामीटर। और यही जो आपका एक निश्चित, देखिए यहाँ पे अनस्ट्रेस स्ट्रेस, एक लाइन में अनस्ट्रेस, ये क्या कर रहा है, एक डिफिनिट पैटर्न में रखा गया कि नहीं, ताकि जो पोएम की जो लय है वो बनी रहे, ताकि जो पोएम की लय है वो बनी रहे। इसे क्या कहते हैं, मीटर। तो ये ध्यान रखना है, यहीं से मीटर आपकी आती है। मीटर इसीलिए मतलब पोएम में यूज होती है ताकि पोएम की रिदम को वो निर्धारित करता है, जो मीटर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। पोएम में जो स्ट्रेस है और जो आपका अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी कविता में लय को निर्धारित करते हैं, और ये इन्हीं का जो क्रम होता है वही आपका मीटर बनाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि किसी लाइन में लगातार एक आपका अनस्ट्रेस और स्ट्रेस एक साउंड का क्रम आ रहा है तो वो आपका आयम्बिक मीटर हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ओके। तो पोइट्री में मीटर किससे निर्धारित होता है, तो जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो सिलेबल का जो पैटर्न होता है, अभी मैंने समझाया, वही उसी से आपका मीटर निर्धारित होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ अ फुट इन पोइट्री। फुट क्या होता है पोइट्री में, तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो हम जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपका फुट क्या होता है पोइट्री में, तो ये याद रखना है कि एक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेस इन अ मैट्रिक यूनिट का। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। फुट जो होता है वो भी कविता की एक लयबद्ध इकाई ही होती है, जिसमें एक विशेष पैटर्न यानी कि स्ट्रेस अनस्ट्रेस ये साउंड आपको मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं आयम्ब, मैंने भी समझाया ना, आयम्ब मैंने कल ही समझाया था, आयम्ब, ट्रॉकी, ये सारे क्या है, फुट है। अब इसको चाहे एक बार यूज करो तो ये आपका मोनोमीटर हो गया, ठीक है। इसको एक बार यूज करो, आपका ये जो आयम्ब है इसको एक बार यूज करो तो ये आपका मोनोमीटर, ठीक है। और इसको 2 बार तो डायामीटर, 3 बार ट्राईमीटर। किसी भी लाइन में 2 बार अगर यूज होता है आयम्ब, जैसे अनस्ट्रेस स्ट्रेस अगर ये फॉलो कर रहा है 2 बार तो ये डायामीटर हो गया, ठीक है। आयम्ब डायामीटर हो जाएगा, आयम्बिक डायामीटर बोला जाएगा उसको। अगर इसी पैटर्न को हम 3 बार फॉलो करेंगे तो ट्राईमीटर हो जाएगा, आयम्बिक ट्राईमीटर हो जाएगा। 4 बार आयम्बिक टेट्रामीटर हो जाएगा। 5 बार अगर किसी लाइन में इसी पैटर्न को आयम्ब को हम 5 बार यूज़ करेंगे तो आयम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है, ओके। स्ट्रेस एक मैट्रिक यूनिट का एक स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, उसी को ही कहा जाता है फुट। मैंने बताया है जैसे कि आयम, ट्रॉकी, ये सारे क्या हैं, फुट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हाउ मेनी फीट डज अ ट्राईमीटर लाइन हैव। जस्ट अभी मैंने बताया, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि ट्राईमीटर लाइन में कितने फुट होते हैं। ट्राईमीटर, जो ट्राईमीटर लाइन होती है यानी कि एक लाइन में आपकी ट्राईमीटर यूज़ हुआ है तो उसमें कितने फिट होते हैं। मैंने अभी बताया 2, 5, 4 या 3, ठीक है, कितने फिट होते हैं। तो मैंने कहा अगर आप आयम्ब को एक बार यूज करोगे, या आयम्ब ले लो, ट्रॉकी ले लो, आयम्ब सबसे फेमस है इसलिए मैं बार बार उसी का एग्जांपल ले रही हूँ। अगर आप आयम्ब को एक बार यूज़ करोगे तो मोनोमीटर हो जाएगा, 2 बार तो डायामीटर, 3 बार तो ट्राईमीटर। तो कितने फिट हुए, तो यानी कि वो मोनोमीटर है, डायामीटर 2 फीट हो गए, तो ट्राई 3 फीट हो गए, टेट्रा 4 फीट हो गए, 5 फीट को हम पेंटा बोलते हैं, 6 फीट को हम हेक्सा बोलते हैं। तो यहाँ पे फीट ही पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ लाइन विद 8 फीट कॉल्ड। तो 8 फीट को जो एक लाइन होती है जिसमें 8 फीट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। 8 फुट वाली जो लाइनें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्टामीटर, हेप्टामीटर, हेक्सामीटर, टेट्रामीटर।
तो टेट्रा हमने बताया 4 फीट को, 4 फीट, अगर किसी लाइन में 4 फीट है तो उसे हम टेट्रा बोलेंगे। अब इधर वाला चाहे आपका फुट जो होगा ना वो चेंज होता रहेगा, चाहे आई एम यूज कर लो, चाहे ट्रॉकी, जैसे भी राइटर यूज़ कर रहा है। 4 फीट में है तो आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, टेट्रा। हेक्सा 6 के लिए जाना जाता है, हेप्टा 7 के लिए जाना जाता है, ऑक्टा 8 के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, क्या हो रहा है, ये 8 के लिए जाना जा रहा है, ये 7 के लिए, ये 6 के लिए, ये 4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या था, 8 फीट को हम क्या कहते हैं, तो ऑक्टा कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा, जितना भी आपका कन्फ्यूज़न है, मतलब सारे क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके इस टाइप के होते हैं, आई एम वाले जो भी है, ट्रॉकी वाले हैं, जो आपके स्प्रंग रिदम है क्या होता है, ये सारा कुछ इसमें कवर होने वाला है। आपके स्टेंजा, हीरोइक स्टेंजा, ये सारे। व्हाट इज़ द मेट्रिकल पैटर्न ऑफ एन आयम्बस। आयम्बस जो होता है, यानी कि आयम्बस को आयम्ब ही कहा गया है। आयम्ब को जो मतलब आयम्ब का मेट्रिकल पैटर्न क्या है, मेट्रिकल जब भी पूछा जाएगा तो यही पैटर्न, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं, ये जो होता है ना, ये वाला ये अनस्ट्रेस है, और ये जो लाइन में इधर कर रही हूँ ना ये स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये इसी पैटर्न को, इसी को कहा जाता है मेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो एम्बेस है इसका पैटर्न क्या होगा, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, या स्ट्रेस स्ट्रेस। देखिए इसमें 2 सिलेबल हैं, स्पॉन्डी में 2 सिलेबल पाए जाते हैं। स्पॉन्डी जो स्पॉन्डी वाले जो वर्ड होते हैं ना उसमें 2 सिलेबल पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। जैसे कि मैंने कल ही बताया था, जैसे कि हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक। अब हार्ट ब्रेक इसमें कौन सा है, स्पॉन्डी ही मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों पे ही क्या है, स्ट्रेस हो रहा है बोलने में। तो इस टाइप के जो वर्ड होंगे ये स्पॉन्डी होंगे। इसमें क्या होगा, आपके स्ट्रेस सिलेबल पाए जा रहे हैं, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है आयम्बस का, तो आयम्बस का क्या हो जाएगा, पहला वाला अनस्ट्रेस रहेगा और लास्ट वाला जो दूसरा वाला रहेगा वो स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। जैसे कि डिलाइट, अभी कल ही हमने एग्जाम्पल लिया डिलाइट, तो डी पे हमें जोर नहीं लग रहा है, मतलब दबाव नहीं है, बोलने पे ज़्यादा दबाव नहीं है, और लाइट पे थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है बोलने पे। तो ये हो गया आपका अनस्ट्रेस स्ट्रेस आयम्बस का, ठीक है। बाकी स्ट्रेस अनस्ट्रेस ये जस्ट इसका उल्टा है, ट्रॉकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये अनस्ट्रेस ये आपका शायद एनापेस्ट है, अभी कल ही हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच मेट्रिकल फूड कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेस सिलेबल। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा वो मेट्रिकल फूड है जिसमें आपके 2 स्ट्रेस सिलेबल पाए जाएंगे, यानी कि 2 सिलेबल हैं, दोनों ही स्ट्रेस हैं, अभी जस्ट बताया मैंने, ठीक है। कौन सा वो होगा, ठीक है। तो एनापेस्टिक तो नहीं होगा, पायरिक भी नहीं होगा, ट्रॉकी में 2 सिलेबल पाए जाते हैं आपके, नहीं ये होंगे, ट्रॉकी आपके 2 सिलेबल हैं, बट पहला जो होगा वो स्ट्रेस होगा, दूसरा अनस्ट्रेस होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 1 मिनट, इसको ऐसे में लिख देती हूँ, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ट्रॉकी में 2 सिलेबल पाए जाते हैं, ये आपका स्ट्रेस है और अनस्ट्रेस है। लेकिन स्पॉन्डी में यहाँ पे क्या पूछा है, 2 सिलेबल पाएंगे, लेकिन दोनों ही क्या सिलेबल है, स्ट्रेस है। तो स्पॉन्डी ही कैसा है जिसमें आपके 2 सिलेबल पाएंगे, दोनों ही स्ट्रेस्ड होंगे, जैसे कि हार्ट ब्रेक मैंने अभी बताया, जैसे कि सनसाइन, ये सारे क्या हैं, इसी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ डेक्टाइलिक फूड। जो डेक्टाइलिक फूड है उसका पैटर्न क्या है, वही पूछा जा रहा है जो हमने कल पढ़ा है, जो कल मैंने बताया था, ठीक है। डेक्टाइलिक फूड यानी कि डेक्टाइल का जो पैटर्न है वो क्या है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस की अनस्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस की अनस्ट्रेस, ये तो ऐसे कट कर दो, क्योंकि अनस्ट्रेस स्ट्रेस ये आयम का है और स्ट्रेस स्ट्रेस ये स्पॉन्डी का है, ये दोनों ऐसे कट हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका आयम्ब का है, ये दोनों ऐसे कट गए, बचा क्या आपका स्ट्रेस अनस्ट्रेस, ये दोनों ए और बी बचा। यहाँ पे बताना है कि कौन सा होगा, तो ये याद रखना है, जो आपका डेक्टाइलिक है या डेक्टिलिक बोल सकते हो, डेक्टिलिक जो है इसमें क्या होते हैं आपके 3, इसमें 3 सिलेबल पाए जाते हैं। इसमें कितने सिलेबल होते हैं, 3 सिलेबल होते हैं, और पहला जो होता है आपका स्ट्रेस होता है, और बाद वाला जो होता है वो अनस्ट्रेस होता है, अनस्ट्रेस होता है। हम इस तरह इसको डिनोट करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पहला जो होगा वो स्ट्रेस होगा, और बाद वाला जो दोनों होगा वो अनस्ट्रेस होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, वंडरफुल, यहाँ पे देखिए मैंने 3 बार में
बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है, एक वर्ड को मैंने 3 में डिवाइड कर दिया है। इसमें 3 सिलेबल हैं। ये आपका हो जाएगा, पॉलीसिलेबिक भी कहा जाएगा इसे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि डेक्टलिक, जैसे कि वंडरफुल, अब देख सकते हो यहाँ पे इस पे 1 पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है बोलने में, और डरफुल जल्दी से हो जा रहा है, इस पे कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है, या अनस्ट्रेस है। तो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, डेक्टलिक फूड बोलेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। और डेक्टलिक का ही जस्ट उल्टा क्या है, एनापेस्ट है। ठीक है, जस्ट इसी का उल्टा एनापेस्ट है। इसमें 3 सिलेबल है, पहला स्ट्रेस है, लास्ट वाला दोनों अनस्ट्रेस है। इसमें भी 3 सिलेबल पाए जाते हैं, पहला जो दोनों होगा वो अनस्ट्रेस होगा, लास्ट वाला स्ट्रेस होगा, जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे होगा क्वेश्चन, आई थिंक नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच मेट्रिकल फूड कंटेन्स 2 लाइट स्ट्रेसेस। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 2 मेट्रिकल वो फूड कौन से हैं जिसमें 2 लाइट स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, बताना है यहाँ पे कौन सा वो मेट्रिकल फूड है जिसमें 2 लाइट, यानी कि यहाँ पे लाइट स्ट्रेसेस मतलब क्या, अनस्ट्रेस पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पायरिक है, ट्रॉकी है, स्पॉन्डी है, एनापेस्टिक है। तो ट्रॉकी में तो होगा नहीं, इसमें स्ट्रेस है फिर अनस्ट्रेस है। स्पॉन्डी में दोनों आपका स्ट्रेस है, और एनापेस्टिक आप में 3 सिलेबल्स है, दोनों अनस्ट्रेस है, लास्ट में स्ट्रेस है। तो यहाँ पे बचा क्या, पायरिक बचा। ठीक है, ध्यान रखना है, पायरिक जो है ये मेट्रिकल फूड में दोनों जो सिलेबल होंगे ना, वो आपके कैसे होंगे, लाइट स्ट्रेस के होंगे, यानी कि अनस्ट्रेस बोल सकते हो। पायरिक का जो है ये दोनों ही अनस्ट्रेस होते हैं। ठीक है, लाइट स्ट्रेस मतलब अनस्ट्रेस होंगे, ज़्यादा आपको बोलने में, इनके जो शब्द होंगे ज़्यादा बोलने में आपको क्या, जोर नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, दबाव नहीं पड़ेगा। व्हाट डज अ टेट्रामीटर लाइन इंडिकेट। किसी भी लाइन में जो टेट्रामीटर है वो इंडिकेट क्या करता है। ठीक है, टेट्रामीटर लाइन का क्या अर्थ है, 4 फीट, 3 फीट या 5 फीट या 6 है। तो 5 फीट को हेक्सामीटर कहेंगे, हेक्सा। 6 फीट को हेक्सा बोलेंगे, 5 फीट को पेंटा बोलेंगे, और 3 फीट को हम ट्राई बोलेंगे। ट्राई मीटर आगे जोड़ लिया करें, हेक्सामीटर। ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, पेंटामीटर। और 3 फीट को हम ट्राई मीटर बोलेंगे। टेट्रा पूछा है तो टेट्रा यहाँ पे 4 फीट को बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 फीट हो जाएगा। इस तरह आपने याद रखना है और स्कोर करना है। कितना स्कोर आप कर ले जा रहे हो मुझे बताना है वीडियो के अंत में कॉमेंट सेक्शन में। हाउ इज़ अ लाइन विथ 6 फीट डिस्क्राइब्ड इन पोइट्री। तो पोइट्री की एक लाइन में जो 6 फीट है वो क्या डिस्क्राइब करता है, हेप्टामीटर, हेक्सामीटर, पेंटामीटर, डायामीटर। ठीक है, बताना है यहाँ पे। तो ये याद रखना है कि जो भी पोइट्री होती है आपकी, उसमें कौन सी जो आपकी 6 लाइन है जिसमें 6 फीट पाए जाते हैं। भी जस्ट मैंने ऊपर बताया, हेप्टा में 7 पाए जाते हैं, 7 लाइन को ही हेप्टामीटर कहते हैं, जहाँ पे 7 फीट पाए जाते हैं, 7 फीट। हेक्सा 6 है, पेंटा 5 है, डाया 2 है। तो यहाँ पे 6 फीट पूछा था, तो यहाँ पे आपका हेक्सा करेक्ट हो जाएगा। और ये चीज़ याद रखना है, जो हेक्सामीटर है ना, ये सबसे ज़्यादा किस राइटर ने, मतलब जो राइटर है वो कहाँ यूज़ करते हैं, एपिक पोइट्री में सबसे ज़्यादा। ठीक है, एपिक पोइट्री में प्रचलित था। अगर हेक्सामीटर सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं तो एपिक पोइट्री में ये प्रचलित था ज़्यादा, हेक्सामीटर। और आपका पेंटामीटर ज़्यादा पोएम में, मतलब जो पोएम थी, जैसे कि आपके बहुत सारी पोएम है, जैसे सोनेट वगैरह में ज़्यादा पेंटामीटर को यूज़ किया गया है। व्हाट इज़ एन एनापेस्टिक फूड कंपोज्ड ऑफ। अब यहाँ पे एनापेस्टिक फूड पूछा जा रहा है कि जो आपका एनापेस्टिक फूड है उसमें कितने आपके पैटर्न है, ये पूछा जा रहा है। एनापेस्ट, जैसे मैंने बताया आयम्ब में 2 सिलेबल है, और कौन सा पैटर्न वो फॉलो करता है, उसी तरह। तो अभी मैंने पढ़ा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने भी बताया। एनापेस्टिक में अभी आपके 3 सिलेबल पाए जाएंगे, दोनों आपका पहला दोनों अनस्ट्रेस होगा और लास्ट वाला स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला दोनों आपका अनस्ट्रेस रहेगा और लास्ट वाला स्ट्रेस हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 2 अनस्ट्रेस सिलेबल्स फॉलोड बाय 1 स्ट्रेस सिलेबल। ओके, सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट पे आएंगे, एंड व्हाट इज एन एम्फीब्रैकिक फुट। ओके, मतलब यहाँ पे क्या पूछा जाए, आई थिंक इसको पढ़ेंगे एम्फीब्रैकिक पढ़ेंगे, ब्रैकिक मैं लिख दे रही हूँ हिंदी भी यहाँ पे, ब्रैकिक। ठीक है, एम्फी, यस,
ताकि आपको भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। व्हाट इज़ एन एम्फीब्रैकिक फुट? तो एम्फीब्रैकिक फुट क्या होता है, ये भी बताना है कि एम्फीब्रैकिक फुट क्या होता है। तो ये याद रखना है, जो आपका एम्फीब्रैकिक फुट है ना, इसमें भी 3 सेलेबल पाए जाते हैं। कितने? 3 सेलेबल, ठीक है, 3 सेलेबल पाए जाते हैं। लेकिन ये याद रखना है, पहला जो होता है अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है, फिर थर्ड वाला अनस्ट्रेस होता है, इस तरह, ठीक है। बीच में अगर मैं लाइन कर दूँगी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है, इस तरह ये याद रखना है। इसमें पहला आपका अनस्ट्रेस होगा, फिर बीच वाला स्ट्रेस होगा, फिर अनस्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये तो एनापेस्ट का है, और स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस ये डेक्टेलिक का है, एंड ये आपका बीच वाला करेक्ट हो जाएगा। अनस्ट्रेस देखिए, पहला अनस्ट्रेस आया, देन स्ट्रेस, देन अनस्ट्रेस, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्ट्रेस ये स्पॉन्डी का है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ओके। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा रिमेंबर, रिमेंबर, री उसके बाद मेम बर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेम पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, री पे ये आपका अनस्ट्रेस है, मेम स्ट्रेस हो रहा है, फिर बर जल्दी से हमने बोल दिया अनस्ट्रेस है। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें क्या यूज़ हुआ है, इसमें आपका एम्फीब्रैकिक फुट है, ये ध्यान रखना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। सिर्फ मेम पे ही उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेट्रिकल लाइन? इसमें बताना है कौन सा मेट्रिकल लाइन नहीं है। टेट्रा, डाया, एम्फीमीटर या मोनोमीटर? तो भाई यहाँ पे टेट्रा तो मीटर है ना, डायामीटर भी है, मोनोमीटर भी है, लेकिन एम्फीमीटर कहीं पड़ा है, एम्फीमीटर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा, एम्फीमीटर नहीं है, ओके। बाकी सब सही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच फूड बिगिंस विद अ स्ट्रेस सेलेबल? कौन से फुट में, मतलब कौन सा जो फुट है जो स्ट्रेस सेलेबल से शुरू होता है, कौन सा वो फुट है जो स्ट्रेस सेलेबल से शुरू होता है, ये बताना है। आयम्बस, आयम्ब में देखेंगे अनस्ट्रेस है, देन स्ट्रेस है। आयम्ब में ये तो नहीं शुरू हो रहा है, ये तो अनस्ट्रेस से शुरू हो रहा है। पायरिक में भी नहीं है, पायरिक में दोनों क्या होंगे, इसमें भी 2 सेलेबल पाए जाते हैं, पायरिक में भी, लेकिन दोनों ही अनस्ट्रेस से होते हैं। एनापेस्टिक में 3 सेलेबल पाए जाते हैं, लेकिन दोनों पहले अनस्ट्रेस से शुरू होते हैं, उसके बाद स्ट्रेस आता है। बचा क्या, ट्रॉकी, बचा क्या आपका, ट्रोचाइक भी बोल सकते हो, यहाँ पे ट्रोचाइक लिखा है, ट्रोचाइक। तो ये जो ट्रोचाइक है ना, ये आपका इसमें 2 सेलेबल पाए जाते हैं, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस से शुरू होते हैं। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा फुट है जो स्ट्रेस सेलेबल से शुरू होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इफ अ पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 आयम्स पर लाइन, द मीटर विल बी कॉल्ड? अभी मैंने बार बार समझाया है, वही चीज़ समझाया है बार बार, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी पोयम में 4 बार आयम्ब, किसी पोयम की लाइन में 4 बार आयम्ब को यूज़ किया गया है, तो हम क्या कहेंगे, द मीटर विल बी कॉल्ड। तो वो मीटर क्या कहलाएगा? यदि किसी पोयम में प्रत्येक लाइन में, यानी कि हर लाइन में 4 आयम्ब होते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? आयम्बिक ट्रायमीटर मैंने बताया। जैसे कि एक ले लेते हैं, आई वॉन्डर्ड लोनली, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है, डैफोडिल्स की लाइन है। इसमें यूज़ हुआ है कैसे, इसमें 4 बार जैसे यूज़ कर दिया। क्या यूज़ किया गया? 4 आयम को यूज़ किया गया है, ठीक है, एक लाइन में 4 आयम, मतलब अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, 4 बार ये यूज़ हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राईमीटर, टेट्रामीटर या पेंटामीटर या हेक्सामीटर? तो भाई यहाँ पे आपका मैंने कहा ट्राईमीटर, जहाँ पे 3 बार यूज़ हो। अगर किसी लाइन में आयम, जो आयम वाला फुट है, इसको 3 बार यूज़ करेंगे तो ट्राईमीटर होगा, आयम्बिक ट्राईमीटर हो जाएगा। 4 बार करेंगे तो टेट्रामीटर, 5 बार करेंगे तो पेंटामीटर, 6 बार करेंगे तो हेक्सामीटर। तो यहाँ पे 4 बार पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेट्रामीटर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्हेन यू कंबाइन 3 आयम्स यू क्रिएट पोइट्री इन।
यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यदि 3 आयाम को मिलाकर कविता लिखी जाए तो उसे क्या कहा जाएगा। आयम्बिक ट्राईमीटर, पेंटामीटर, टेट्रामीटर, हेक्सामीटर। अब यहाँ पे 3 आयाम की बात हो रही है। यदि किसी लाइन में हम 3 बार आयाम को यूज़ कर लिए, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, 3 बार यूज़ कर लिए तो ट्राईमीटर हो गया, यानी कि उसे क्या बोलेंगे, आयम्बिक ट्राईमीटर। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। मुझे लग रहा है आप समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी आप लोग कर ले जा रहे होंगे सारा। अ मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ 2 syllables वेयर द फर्स्ट इज स्ट्रेस एंड द सेकेंड अनस्ट्रेस इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए अगर किसी लाइन में ना अगर पूछा जाए यदि किसी लाइन मतलब यदि किसी पोयम की लाइन में 4 बार आयम यूज़ होता है, 4 बार आयम जैसे अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, तो उसे हम टेट्रामीटर कहते हैं। और ये जो आयम होता है ना, ये वो मेट्रिकल फूड है जिसमें पहला जो अक्षर होता है, पहला अक्षर अनस्ट्रेस होगा, दूसरा अक्षर स्ट्रेस होगा। ठीक है, ये बताना है। ओके, ये फूड भी आपका एक अक्षर वाला होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मेट्रिकल फूड है जिसमें 2 syllable है और जो पहला है वो स्ट्रेस है एंड द सेकेंड इज अनस्ट्रेस, उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आयम में अनस्ट्रेस स्ट्रेस होता है, ट्रॉकी में स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, एनापेस्ट में 3 syllable, यहाँ पे 2 syllable की बात हुई है। तो ये डेक्टाइल और एनापेस्ट कट जाएंगे क्योंकि इसमें यहाँ पे आपका ट्रॉकी करेक्ट हो जाएगा, ट्रॉची या ट्रॉकी जो भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 1 ट्रॉकी, यानी कि ट्रॉकी होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो ट्रॉचिएक मोनोमीटर हैज़, एक ट्रॉकी मोनोमीटर में कितने ट्रॉकी पाए जाएंगे, 1 ट्रॉकी या 2 ट्रॉकी, 3 ट्रॉकी या 4 ट्रॉकी। ठीक है, एक ट्रॉकी मतलब एक लाइन में अगर हम एक ही ट्रॉकी को यूज़ करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रॉकी मतलब स्ट्रेस अनस्ट्रेस, यही तो है, यही तो फुट है। ट्रॉकी का जो फुट है, किसी लाइन में हम ट्रॉकी वाला फुट एक ही बार यूज़ करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 ट्रॉकी। यहाँ पे ही मोनोमीटर पूछ लिया है तो राइट आंसर यहाँ पे 1 ट्रॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रॉकीज इन ट्रॉकी डायमीटर, डायमीटर में पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रॉकीज इन ट्रॉकी एक डायमीटर। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो आपका, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ट्रॉचिएक आपके डायमीटर में कितने ट्रॉकी होते हैं। तो ट्रॉचिएक आपका जो डायमीटर है उसमें कितने ट्रॉकी होंगे, 2 ही बार ट्रॉकी होंगे। जैसे कोई लाइन है उसमें ट्रॉकी को हमने 2 बार यूज़ कर लिया, स्ट्रेस अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस अनस्ट्रेस, तो ये डायमीटर नहीं हुआ। तो डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, इसमें कितने ट्रॉकी हो जाएंगे, इस लाइन में कितने ट्रॉकी है, 2 ट्रॉकी है, तो यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ मेनी ट्रॉकीज आर देयर इन ट्रॉचिएक टेट्रामीटर। टेट्रामीटर पूछिए तो आप तुरंत जाएंगे 4 पे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ। यहाँ पे टेट्रामीटर पूछा है कि कितने लाइन में जो ट्रॉचिएक टेट्रामीटर है वो कितना होंगे, तो 4 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, मतलब ट्रॉचिएक टेट्रामीटर में कितने ट्रॉकी होते हैं। तो भाई टेट्रामीटर का ही अर्थ होता है प्रत्येक लाइन में 4 मेट्रिकल फुट होते हैं। प्रत्येक लाइन में, एक लाइन में हमने क्या किया, स्ट्रेस कर दिया अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस अनस्ट्रेस, फिर आपका स्ट्रेस अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस अनस्ट्रेस, 4 बार कर दिया, 4 बार ट्रॉकी को हमने एक लाइन में रिपीट कर दिया। ये क्या हो गया, 4 टेट्रामीटर कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे, What is a line of words with 12 syllable consisting of regularly of 6 iams with a caesura after the 3rd iam called। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आपका एक ऐसी काव्य लाइन होती है, पोएटिक लाइन है, जिसमें आपके कितने सेलेबल पाए जा रहे हैं, 12 सेलेबल। 12 सेलेबल मीन्स 12 अक्षर होते हैं और जिसमें आपके 6 आयम्ब होते हैं और तीसरे आयम्ब के बाद आपका एक सेजुरा आएगा, लाइनों में सेजुरा आएगा, यानी कि एक विराम होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रॉचिएक हेक्सामीटर की अलेक्जेंड्राइन, आयम्बिक पेंटामीटर या आयम्बिक टेट्रामीटर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 12 सेलेबल है, ठीक है, एक लाइन में, किसी भी वर्ड्स की लाइन में 12 अक्षर होते हैं जिसमें 6 आयम्ब होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक लाइन में हमने क्या किया, अनस्ट्रेस आयम की बात हो रहा है तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस होगा। ये जो लाइन कर रहे हैं ना, ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, कितना हुआ, 4, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, 6 बार हमने दोहरा दिया ना,
5 होता तो वो आपका 5 फीट में आ जाता, यानी कि आपका 5 IM हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे 6 बार, एक लाइन में 6 बार को IM वाले फुट को दोहराया गया है, यानी कि इसमें कितने सिलेबल पाए गए हैं, तो 12 सिलेबल, क्योंकि उसका दोहरा दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसका क्या किया जाता है, डबल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 सिलेबल, और इसमें 6 IM है। और इसके जो थर्ड लाइन में है वो क्या आएगा, सेजुरा आता है, यानी कि एक विराम आता है थर्ड IM के बाद, यानी कि 1 2 3, इसके बाद ना एक विराम आता है इस तरह, सेजुरा इस तरह। ठीक है, एक विराम आएगा, तो उसे हम अलेक्जेंड्राइन कहेंगे। यहीं पे आपको समझ आना चाहिए 12 सिलेबल है, अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है। ये एक प्रकार की पोएटिक लाइन होती है जिसमें आपके 12 सिलेबल होते हैं, और जो मेट्रिकल जो स्ट्रक्चर होता है इसमें आयम्बिक हेक्सामीटर की तरह होता है। इसमें जो अलेक्जेंड्राइन में ना आयम्बिक हेक्सामीटर यूज़ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लास्ट लाइन की बात कर रही हूँ मैं, ओके, ये लास्ट लाइन की बात, अलेक्जेंड्राइन जो आपकी है ये लास्ट लाइन की बात कर रही हूँ। जैसे आपका स्पेंसरियन स्टैंजा है, स्पेंसरियन स्टैंजा में आपकी कितनी लाइनें होती हैं, 9 लाइन होती हैं। अब 9 लाइन में 8 लाइन जो होता है ये जो होता है ना, ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। जैसे कि 5 बार इसको सिर्फ दोहराया जाएगा, ये लाइन 5 बार होगी आयम्बिक पेंटामीटर में, और जो 9वीं लाइन है उसमें बस 6 बार दोहरा दिया जाएगा, ये 6 बार, तो उसे अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है। ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्या बताया कि इसमें तीसरे आयम के बाद एक सेजुरा होता है, ताकि इसका मतलब इसकी लय को विशेष बनाता है तीसरे लाइन के बाद, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। हु डेवलप्ड द पोएटिक मीटर कॉल्ड स्प्रंग रिदम। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आपका जो स्प्रंग रिदम है ये एक पोएटिक मीटर है, इसे डेवलप किसने किया था, विकसित किसने किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, T.S. इलियट ने, या फिर आपके बोल सकते हो आप इन्हें गेरार्ड मैनली हॉपकिंस, या फिर वॉल्ट विटमैन ने। क्वेश्चन अच्छे हैं इधर। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया टिट्रा फिट्रा, काफ़ी कन्फ्यूज़न है, बार बार आ रहा था ना, तो यहाँ पे वो ख़त्म हो चुका है। आई होप वो समझ में आ गया होगा, मैंने आज सही से समझाया है, क्योंकि थोड़ा सा वो टफ पोर्शन है लिटरेचर का, अगर आप समझते हो तो यहाँ पे देखिए स्प्रंग रिदम जो आपके गेराल्ड मैनली हॉपकिंस हैं इन्होंने ही विकसित किया था, ये ध्यान रखना है। स्प्रंग रिदम क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। स्प्रंग रिदम ये भी एक पोएटिक मीटर ही है। ठीक है, जहाँ पे ये शुरू होता है ना, इसका जो प्रत्येक फुट है वो आपका 1 स्ट्रेस, यानी कि एक आपका स्ट्रेस रहेगा, एक आपका स्ट्रेस सिलेबल रहेगा। ठीक है, एक स्ट्रेस सिलेबल से ये शुरू होगा, लेकिन फॉलो क्या करेगा, वेरिंग नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल, यानी कि एक स्ट्रेस सिलेबल से ये शुरू होता है, लेकिन बाद में सब आपको अनस्ट्रेस सिलेबल मिलने लग जाएंगे, वो होते हैं आपके स्प्रंग रिदम। ठीक है, जैसे ये आपके जो है मतलब ये एक पोएटिक मीटर है, ये जो मीटर है ये गेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने विकसित किया था। स्प्रंग रिदम एक आसान बोल सकते हो मेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें ट्रेडिशनल मीटर की तुलना में अधिक ये स्वतंत्र होती है, ताकि जो भाषण है उसकी प्राकृतिक लय के करीब होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये याद रखना है, इसका डेफिनेशन याद रखो या मत रखो, लेकिन ये 1 स्ट्रेस सिलेबल से शुरू होती है और भाई ये फॉलो करती है अनस्ट्रेस सिलेबल तक, बहुत सारे वेरिएंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट डिफाइंस ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, ब्लैंक वर्ड्स वो पोएटिक फॉर्म है जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ तो किया जाता है, लेकिन इसमें कोई राइम नहीं होती है। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स आपने एक लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होगा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस का यूज़ होगा, बट इसमें क्या होगी, दूसरी लाइन एक दूसरे से राइम नहीं करेगी। इसमें राइम वाली झंझट नहीं रहती है कि राइम कराना है, जैसे कि ए एक दूसरे से, ये लाइन जब ए हो गया तो एक दूसरे से राइम कर रही है। ठीक है, तो राइम नहीं कराना है, राइम की झंझट नहीं रहती ब्लैंक वर्ड्स में, ये बता रहा है इसमें। ठीक है, इसमें कोई राइम नहीं होती, ये एक मेट्रिकल रूप है लेकिन बिना तुक के होता है, यानी कि इसमें राइम नहीं होती, और जिससे ये अधिक स्वाभाविक और प्रभावी लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर दैट आर अनराइम्ड। ओके, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद आगे क्वेश्चन आ भी जाएगा, चलो आ जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं, इसमें सारे क्वेश्चन आपके आए हैं, कुछ एडिशनल नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो एडिशनल नॉलेज है उसका भी मैंने क्वेश्चन बना दिया है। हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्ड्स इन पोइट्री। ठीक है, मतलब पोइट्री में ब्लैंक वर्ड्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था।
तो अभी तक हमने पढ़ा जो स्प्रंग रिदम है उसको हॉपकिंस ने विकसित किया था, ये ध्यान रखना, डेवलप किया था। अब यहाँ पे पूछा जो ब्लैंक वर्ड्स है उसको पोएट्री में किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये बताना है ब्लैंक वर्ड्स को। आपके हॉपकिंस तो होंगे नहीं, टी.एस. एलियट हैं, अर्ल ऑफ सरे हैं, जॉन मिल्टन हैं। तो ये याद रखना है कि अर्ल ऑफ सरे, ओके, अर्ल ऑफ सरे ही हैं जिन्होंने पोएट्री में ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया था, सॉरी इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने ही, अर्ल ऑफ सरे ने पहली बार इसको इन्होंने प्रस्तुत किया था। बाद में शेक्सपियर और मिल्टन जैसे पोएट्स ने ब्लैंक वर्ड्स का ज़्यादातर यूज़ किया। तो ये याद रखना है, अर्ल ऑफ सरे। उन्होंने ट्रांसलेशन किया था बुक 2 एंड बुक 4 ऑफ वर्जिल की द एनीड, जहाँ पे उन्होंने इसका यूज़ किया था, ये ध्यान रखना है। और मिल्टन ने, जैसे कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में इसका यूज़ किया है, वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड में इसका यूज़ किया है, टेनिसन ने आइडल्स ऑफ द किंग में यूज़ किया है, शेक्सपियर ने अपने सोनेट में यूज़ किया है, कई जगह यूज़ हुआ है ब्लैंक वर्ड्स का, सभी ने यूज़ किया है। लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस अर्ल ऑफ सरे ने किया। कहाँ किया? उन्होंने जब वर्जिल की एनीड को ट्रांसलेशन करना था वहाँ पर किया, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज़ फ्री वर्ड्स ऑल्सो रेफर टू एज, फ्री वर्ड्स को और हम किस किस नाम से जानते हैं ये बताना है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, फिक्स्ड या ओपन फॉर्म या मैट्रिकल वर्ड, तो सभी को पता है ओपन फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसका एक आप बोल सकते हो, इसका एक फ्रेंच टर्म है वर्ड्स लिब्रे, ठीक है, वर्ड्स लिब्रे, ये एक फ्रेंच टर्म है, ओके। तो इसे फ्री वर्ड्स भी कहते हैं, ओपन फॉर्म भी कहते हैं, वर्ड्स लिब्रे भी कहते हैं, ये याद रखना है। क्योंकि फ्री वर्ड्स होता क्या है, इसमें कोई भी आपके निश्चित जो मैट्रिकल स्ट्रक्चर है या राइम है कुछ भी नहीं होता, ना ही आपको इसमें मीटर का यूज़ करना होगा, ना ही राइम, किसी की भी झंझट नहीं होती है, ना ही कोई निश्चित आपको मैट्रिकल पैटर्न को देखना है कि लाइन में कोई निश्चित पैटर्न, मैट्रिकल पैटर्न का यूज़ करना है, फुट वगैरह की, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती, सब कुछ फ्री होता है, बस लिखते जाओ। राइम की भी टेंशन नहीं है, ना ही आपकी मीटर की टेंशन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच पोएट यूज फ्री वर्ड्स एक्सटेंसिवली इन लीव्स ऑफ ग्रास। अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि किस पोएट ने फ्री वर्ड्स में फ्री वर्ड्स का यूज़ किया है अपने वर्क लीव्स ऑफ ग्रास में। बहुत व्यापक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सटेंसिवली मतलब बहुत व्यापक रूप से इन्होंने फ्री वर्ड्स का यूज़ किया है अपने इस वर्क में लीव्स ऑफ ग्रास में। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कौन है तो वॉल्ट विटमैन है, ठीक है, वॉल्ट विटमैन ही है, इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, और इन्होंने ही अपने वर्क में बहुत व्यापक रूप से इसका यूज़ किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वॉल्ट विटमैन। और एक और हैं आपके टी.एस. एलियट, उन्होंने भी द वेस्टलैंड का जो आधा बहुत मतलब मच पार्ट, वेस्टलैंड का मच पार्ट उन्होंने फ्री वर्ड्स में ही यूज़ किया है। आगे क्वेश्चन क्या पता होगा भी, नहीं भी होगा तो मैंने बता दिया है। पता है मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया है, जो आपके मेन क्वेश्चन है वो तो रहेंगे, जो आपके एडिशनल जो मैं बताने वाली हूँ ना वो भी मैंने क्वेश्चन में ले लिया है, ठीक है, ताकि आपको फिर ज़रूरत ना पड़े कि एडिशनल आपको लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े कि मैम जो एडिशनल बता रही हैं तो लाओ उसको नोट डाउन कर लूँ, वो भी मैंने इसमें उसको भी क्वेश्चन बना दिया है। वॉट डिस्टिंग्विशेस फ्री वर्ड्स फ्रॉम ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वॉल्ट विटमैन हो गया ना हमारा। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस फ्री वर्ड्स फ्रॉम ब्लैंक वर्ड्स, ओके। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, वो आयम्बिक, जो ब्लैंक वर्ड्स आपका होता है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, लेकिन इसमें कोई राइम नहीं होती, इतना पता है। जबकि फ्री वर्ड्स जो आपका होता है ये आपका कोई निश्चित मैट्रिकल पैटर्न फॉलो नहीं करता, और ये पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि इसमें कोई मीटर नहीं यूज़ करना है, ना ही कोई राइम यूज़ करना है, या फ्री हर तरफ से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार जो आपका ब्लैंक वर्ड्स है वो आपका रेगुलर हो गया, और जो फ्री वर्ड्स है वो आपका इरेगुलर हो गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। फ्री वर्ड्स इज मैट्रिकली जो आपका इरेगुलर है, ब्लैंक वर्ड्स आपका मैट्रिकली रेगुलर है, ठीक है। ध्यान देना, ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, लेकिन इसमें कोई राइम नहीं होती है, यानी कि जब भी आप देखोगे कोई भी पोएम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है तो वहाँ पे एक दूसरे से वो राइम नहीं करेगी लाइनें, यानी कि उसमें राइम वाला रहेगा ही नहीं, सिर्फ मीटर रहेगा, वो भी पेंटामीटर रहेगा, ठीक है। और फ्री वर्ड्स की जब देखोगे कोई पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है ना, तो उसमें ना मीटर का यूज़ होगा और ना ही राइम, दोनों यूज़ नहीं हुआ होगा, पोएट ने वहाँ पे यूज़ नहीं किया होगा, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इसमें सब कंप्लीट है, मैंने कहा ना ये पूरी कंप्लीट वीडियो है,
ठीक है। स्प्रंग रिदम, इसमें सब हम पढ़ेंगे, स्प्रंग रिदम, ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स, कपलेट, हीरोइक कपलेट, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, टर्स सेट, ट्रिपलेट, टर्जा, रीमा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका मीटर, स्टैंजा वगैरह पूछते हैं पोइट्री में, सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सब कंप्लीट है। व्हाट इज़ अ कपलेट? कपलेट क्या होता है? तो कपलेट पोयम में जो लगातार आने वाली लाइनें होती हैं, जो समान लंबाई की होती हैं, जिनका राइम होता है, जो एक दूसरे से राइम भी करती हैं, और ये अक्सर पोयम के विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने या प्रभावशाली समापन देने के लिए उपयोग की जाती है। ये तो मैंने इसकी परिभाषा बता दी। कपलेट क्या होता है? कपलेट जो पोयम के लास्ट में आती है, आप ये बोल सकते हो लगातार आने वाली लाइनें होती हैं जिसमें 2 लाइन होती हैं और दोनों ही, जैसे में 2 लाइन होती हैं और दोनों ही एक समान होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, दोनों ही एक दूसरे से क्या करेंगी? राइम करेंगी। ठीक है। और आप देखेंगे जो भी पोएट कपलेट लिखता है, जैसे हमारे शेक्सपियर हैं, उन्होंने कपलेट लिखा है सोनेट को, तो कपलेट उन्होंने लास्ट में यूज़ किया है। तो कपलेट, ताकि उन्होंने अपने विचारों को और संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए कपलेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। ताकि जो राइटर हैं, जो पोएट्स हैं, वो अपने विचारों को अगर संक्षेप में बताना रहेगा तो वो कपलेट में यूज़ करेंगे। ठीक है। कपलेट का प्रस्तुत करते हैं ताकि वो प्रभावशाली समापन देने के लिए, एंडिंग देने के लिए कपलेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि शेक्सपियर ने कपलेट का यूज़ किया अपने सोनेट में। 3 क्वार्टरन है, 1 कपलेट है 2 लाइन की, तो ये हो गया कपलेट, ये याद रखना है। ठीक है। और एक दूसरे से राइम भी करेंगी। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ट्रू विट, ये अलेक्जेंडर पोप की लाइन है। ठीक है। ट्रू विट अ नेचर्स टू एडवांटेज ड्रेस्ड, व्हाट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो ये आपका क्या है? कपलेट है। किसी भी पोएम के एंडिंग में आपको मिलेगा, ताकि पोएम को एंड करने के लिए राइटर इसका यूज़ करते हैं। कपलेट 2 लाइन की होती है और अपने विचारों को संक्षेप में बताने के लिए। ठीक है। तो जहाँ पे देखिए ये एक दूसरे, एक समान लेंथ वाली होती है और एक दूसरे से राइम करेंगी, ड्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड, एक दूसरे से ये राइम भी करती हैं। तो ये हो गया आपका कपलेट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अ पेयर ऑफ लाइन इन पोइट्री दैट राइम एंड आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। तो बी हो जाएगा। पोइट्री में एक लाइन का पेयर होता है जो एक दूसरे से राइम भी करती हैं और लेंथ में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ हीरोइक कपलेट? हीरोइक कपलेट क्या होता है? कपलेट तो हम समझ गए, अब हीरोइक कपलेट क्या होता है ये बताना है। ओके। अब यहाँ पे हीरोइक कपलेट लिखा गया है ना। हीरोइक कपलेट जो होता है ना, ये यूज़ कहाँ होते हैं ये ध्यान रखना है। ये आपका यूज़ होता है नैरेटिव पोइट्री। अगर आपकी कोई नैरेटिव पोइट्री यूज़ हो, मतलब कोई राइटर लिख रहा है, नैरेटिव पोइट्री है वो, तो वहाँ पे हीरोइक कपलेट का यूज़ करते हैं। कपलेट ये भी रहता है लेकिन हीरोइक रहता है। ये एपिक में यूज़ होता है हीरोइक कपलेट। एपिक और नैरेटिव पोइट्री में इसका यूज़ होता है हीरोइक कपलेट। क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार का कपलेट होता है जिसमें हर लाइन में, इसकी हर लाइन में ना आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। इसकी हर लाइन क्या होती है? हर लाइन जो होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। इसका मतलब ये है कि आयम्बिक पेंटामीटर मतलब हर लाइन में 5 मेट्रिकल फुट होंगे। जैसे कि एक लाइन है, इसमें 5 मेट्रिकल फुट होंगे। अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। एक लाइन में 5 मेट्रिकल, ये आपका फुट हो गया एक। 5 बार इसको रिपीट किया गया है, यानी कि ये आपका हीरोइक कपलेट होता है जिसमें हर फुट में आपके अनस्ट्रेस, स्ट्रेस पैटर्न होता है। और ये अक्सर कैसी होती है जो हीरोइक कपलेट होती हैं? ये आपके एपिक के लिए लिखी जाती है, नैरेटिव पोइट्री के लिखी जाती हैं, अक्सर करके गंभीर होती हैं, महाकाव्य जो आपके हैं उनके कविताओं के प्रयुक्त होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ राइमिंग पेयर ऑफ लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। एक दूसरे से राइम भी करती है, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, ये ध्यान रखना है जो हीरोइक कपलेट होता है। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है, कपलेट और हीरोइक कपलेट में। हीरोइक कपलेट पोएट नैरेटिव पोइट्री, एपिक वगैरह में यूज़ करता है, ये भी राइम, एक दूसरे से राइम करती हैं, लेकिन ये आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। और जो कपलेट होता है जनरली समापन के लिए एंडिंग पोयम, मतलब एंडिंग लाइन होती हैं पोयम की, वो एक दूसरे से राइम करती हैं, समान लेंथ वाली होती हैं। ठीक है। ताकि पोएट अपने विचारों को बहुत संक्षिप्त में बताने के लिए उसका यूज़ करता है। हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश पोइट्री? अब इंग्लिश पोइट्री में हीरोइक कपलेट को किसने यूज़ किया था? अब यहाँ पे देखिए एक एडिशनल नॉलेज की ज़रूरत थी कि हीरोइक कपलेट को किसने यूज़ किया, तो मैंने बताया नहीं क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिया है तो मुझे याद है, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। ठीक, ताकि आपको नोट डाउन भी ना करना पड़े, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो किसने हीरोइक कपलेट को इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेफरी चौसर है, कि विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन मिल्टन है, बटलर है। तो जियोफ्री चौसर, इन्होंने ही इंग्लिश पोयम में हीरोइक कपलेट का सबसे पहले यूज़ किया है।
और इन्होंने ये याद रखना है कि इन्होंने, अब बोल सकते हो जो आपके जेफरी चौसर हैं, जेफरी चौसर का जो वर्क था लीजेंड, आई थिंक यही नाम था, लीजेंड ऑफ अ गुड वीमेन, ठीक है, लीजेंड ऑफ अ गुड वीमेन, इसमें इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था। किसको? ये आपके हीरोइक कपलेट को इसमें यूज़ किया था। फिर आप इनके जो बहुत ही फेमस वर्क है इनका द कैंटरबरी टेल्स, उसमें भी इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। जिससे ये क्या हो गया था, ये जो आपका हीरोइक कपलेट है, ये जो पोएटिक फॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। बाद में इसको अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन ने इसे क्या किया था, डेवलप किया था, विकसित किया था, ये याद रखना। लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था जेफरी चौसर ने लेजेंड ऑफ गुड वीमेन में और कैंटरबरी टेल्स में। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन जैसे इन्होंने क्या किया, डेवलप किया। What is the main characteristic of a closed heroic couplet? अब यहाँ पे देखिए क्लोज्ड हीरोइक कपलेट पूछा जा रहा है। हमने कपलेट पढ़ा, हीरोइक कपलेट पढ़ा, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्लोज्ड हीरोइक कपलेट क्या होता है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मुख्य विशेषता क्या है। देखिए पहले हम समझते हैं कि क्लोज्ड हीरोइक कपलेट क्या है। क्लोज्ड हीरोइक कपलेट वह होता है जिसमें प्रत्येक कपलेट, यानी कि जो आपका प्रत्येक कपलेट यानी कि 2 लाइनों का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है ना कपलेट। क्या होता है, 2 लाइन का, 2 लाइन के ग्रुप को ही, अब बोल सकते हो 2 लाइन के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, कपलेट। अपने ही भीतर एक संपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है, यानी कि कविता का जो अर्थ है केवल उन्हीं दोनों लाइनों में पूरा हो जाता है और अन्य लाइनों पर निर्भर नहीं होता है। जैसे जो राइटर, जो पोएट क्लोज्ड हीरोइक कपलेट का यूज़ करेंगे ना, तो पूरी लाइन वो लिख देंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन असली जो अर्थ होगा वो लास्ट के, जो एंडिंग लाइन होगी लास्ट के 2 लाइन में पूरा अर्थ इसी लाइन में छिपा रहेगा, वो होता है क्लोज्ड कपलेट, ठीक है। बाकी की जो लाइनें हैं इन लाइनों पे निर्भर नहीं होता कि एक्चुअल में कविता कह क्या रही है, पोयम कह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, कभी हमको नहीं समझ में आएगा इन सभी लाइनों में। लेकिन लास्ट की जब 2 कपलेट आ जाएंगी तो इस पे पूरी तरह से निर्भर होता है, तब जाके हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में कविता का मीनिंग क्या है, ठीक है। इन्हीं दोनों लाइन में पूरा हो जाता है कविता का पूरा अर्थ, केवल इन्हीं दोनों लाइन में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसे ही कहा जाता है क्लोज्ड हीरोइक कपलेट। समझ में आ गया होगा। अच्छा ये कब मतलब ये कब फेमस था, पॉपुलर बोल सकते हो, तो 18 सेंचुरी में, ठीक है। ये कब फेमस था, 18 सेंचुरी में ये पॉपुलर हुआ था, विशेष रूप से ये प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, द सेंस इज कंप्लीटेड विद इन ईच मतलब विद इन ईच कपलेट, ठीक है। मैंने बता दिया कपलेट वही होता है, पूरी लाइन में नहीं आपको अर्थ मिलेगा, लास्ट के 2 लाइन में कपलेट में ही पूरा अर्थ मिल जाता है, वो होता है क्लोज्ड कपलेट। आगे आते हैं, व्हाट डिफाइंस एन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट डिफाइंस एन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, ओके, मतलब किसे कहते हैं ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। तो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट वह होता है जिसमें हर लाइन में 8 सिलेबल होते हैं। ऑक्टो मतलब 8, आपने याद रखना है 8, हर लाइन में कितने सिलेबल पाए जाएंगे, 8 सिलेबल वाले अक्षर होते हैं, मतलब 8 अक्षर वाले सिलेबल होते हैं, सॉरी मतलब ये याद रखना 8 सिलेबल होते हैं, ठीक है। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट जिसमें आमतौर पर 4 आपके टेट्रामीटर के बराबर होते हैं, यानी कि 4 मेट्रिकल फुट होते हैं। और ये जो शैली होती है ये खास तौर पर कब ज़्यादा ऑक्टोसिलेबिक कपलेट कब यूज़ हुई थी, जो मध्यकालीन आपका इंग्लिश पोइट्री थी या व्यंग्यात्मक रचनाओं में प्रयुक्त होती थी, उस समय ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में ज़्यादातर लोग लिखते थे, तो ये याद रखना है। और यानी कि रेस्टोरेशन एरा में, ठीक है, रेस्टोरेशन आप बोल सकते हो, रेस्टोरेशन एरा में इसको ज़्यादा लिखते थे, इस मतलब अपनी पोयम जो लिखते थे वो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखते थे रेस्टोरेशन एरा में, ओके। हमारे मिल्टन साहब ने भी लिखा है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में कौन कौन से, एल एलिग्रो, इल पेंसेरिसो, वो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा है उन्होंने, तो वो भी याद रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपने इतना याद रखना है, ऑक्टोसिलेबिक मतलब वह होता है जिसमें हर लाइन में 8 सिलेबल होते हैं और जो आमतौर पर किसके बराबर होता है, टेट्रामीटर के बराबर होता है, बस इतना याद रखना है। और ये रेस्टोरेशन एरा में फेमस था उस समय, ठीक है, ज़्यादा ही, जैसे सैमुअल बटलर ने इसका यूज़ किया था, इसको सक्सेस मतलब उन्होंने ही यूज़ किया था सबसे ज़्यादा अपने ह्यूडिब्रास में। आगे क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे आपका, इट कंसिस्ट ऑफ 8 सिलेबल और 4 फीट पर लाइन। इट कंसिस्ट ऑफ 8 सिलेबल्स और 4 फीट पर लाइन, ठीक है। तो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट रेस्टोरेशन एरा में आया था और सैमुअल बटलर ने इसका यूज़ किया था कहाँ पे, उनकी एक पोएम थी ह्यूडिब्रास,
उसमें इन्होंने इसको यूज़ किया था, सबसे ज़्यादा वहीं पे सक्सेस मिली थी, ठीक है। और रोमांटिक एज की भी कवि जैसे कि कॉलरिज हो गए, आपके कॉलरिज ने भी इसका यूज़ किया, सक्सेसफुली यूज़ किया है अपने चैरिटेबल में। आगे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे राइट आंसर आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एंड विच पोएट यूज्ड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स सक्सेसफुली फॉर सैटारिकल पोएट्री। देखिए मैंने बताया ना कि आपको तुरंत जो मैंने एडिशनल मैंने बताया है वो आपको तुरंत क्वेश्चन में मिल जाएगा। ऐसा सिर्फ मैंने आपके लिए किया ताकि आपको लिखना ना पड़े कहीं से। विच पोएट यूज्ड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स सक्सेसफुली फॉर सैटारिकल पोएट्री। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस पोएट ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स को सैटारिकल पोएट्री के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया है। तो सैमुअल बटलर, जेफरी चौसर, बाइसी शैली या टी.एस. एलियट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सैमुअल बटलर। इन्होंने ही यूज़ किया है, ये ध्यान रखना है, सैमुअल बटलर। मैंने बताया ना सैमुअल बटलर अपने ह्यूडिब्रास। आगे क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे ह्यूडिब्रास के लिए, इन विच ऑफ कॉलरिज वर्क इज द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स यूज। तो कॉलरिज का वो कौन सा वर्क है जिसमें ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स का यूज़ किया गया है। तो अभी मैंने बताया चैरिटेबल, इसमें इन्होंने यूज़ किया सक्सेसफुली, इन्होंने भी यूज़ किया है चैरिटेबल, ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पे जो अभी मैंने बताया, रुको एक मिनट, हाँ, जो सैमुअल बटलर हैं इन्होंने अपने इनकी एक सैटारिकल पोयम बोल सकते हो, बहुत ही फेमस पोयम है ह्यूडिब्रास। इसमें इन्होंने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में इन्होंने लिखा है, ये याद रखना है, ठीक है। इस पोयम में बहुत ह्यूमर और सटायर का व्यक्त करते हुए ये मीटर प्रभावी साबित हुआ है, तो ये याद रखना है। और ये जो आपके कॉलरिज हैं सैमुअल टेलर कॉलेज, इन्होंने अपनी पोयम चैरिटेबल में ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स का यूज़ किया है। ये एक रहस्यमय और अलौकिक तथ्यों वाली कविता है, इसमें बहुत सारे जो आपके सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं ये मिलते हैं। तो इस मीटर का यूज़ इन्होंने कविता क्यों किया, ताकि संगीतमय और प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, व्हाट इज एन पोएटिक ट्रिपलेट। पोएटिक ट्रिपलेट क्या होता है, काव्यात्मक ट्रिपलेट क्या होता है। आप ट्रिपलेट यहाँ पे टर्सेट भी बोल सकते हो, टर्सेट भी ले लेते हैं यहीं पे हम, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है, पोएटिक ट्रिपलेट। तो टर्सेट मतलब 3 लाइन की, है ना। ट्रिपलेट हुआ पोएटिक फॉर्म होता है जिसमें 3 लाइनें होती हैं और वही सभी एक दूसरे से राइम का पालन करती हैं, मतलब एक दूसरे से राइम करती हैं। 3 लाइनें, जैसे आपकी ए 3 लाइनें रहेंगी, ए एक दूसरे से ये तीनों क्या कर रही हैं, राइम कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों होता है, ये जो आपकी जो पोएटिक ये जो शैली है, ये कविता की विशेष भाग को जोड़ देने या प्रभावी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कोई भी टर्सेट का यूज़ करता है, यानी कि ट्रिपलेट बोल सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे 3 लाइन की स्टैंजा को हम क्या कहेंगे, टर्सेट बोलेंगे या ट्रिपलेट बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स विद द सेम राइम स्कीम ए। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 3 लाइन की स्टैंजा होती है, सेम राइम स्कीम है जैसे कि ए, उसे हम ट्रिपलेट या टर्सेट बोलोगे। नेक्स्ट पे आएंगे, टेर्जा-रिमा क्या है, व्हाट इज टेर्जा-रिमा। टेर्जा-रिमा क्या है, ये भी एक पोएटिक का फॉर्म है जिसमें लाइनें परस्पर जटिल तुकांत। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान देना, ये भी तीन ही लाइन की होती है। टेर्जा-रिमा भी 3 लाइन की स्टैंजा को ही टेर्जा-रिमा कहते हैं। इसमें भी 3 लाइन होते हैं और इसमें भी 3 लाइन होते हैं, चाहे ट्रिपलेट हो गए चाहे टर्सेट हो गया, इसमें भी 3 लाइन होती है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ये आपकी सेम राइम स्कीम होती है, यानी कि जो इसकी राइमिंग स्कीम होगी वो सेम ही होगी, जैसे कि ए, ठीक है, ये ध्यान रखना। दोनों बस इतना ही फ़र्क है राइमिंग स्कीम में। बाकी 3 लाइन्स की स्टैंजा को ही ट्रिपलेट कहते हैं, टर्सेट भी कहते हैं, टेर्जा-रिमा भी कहते हैं। लेकिन इसकी जो राइमिंग स्कीम है इसमें सेम होती है और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो थोड़ी सी जटिल होती हैं। यानी कि कैसी होंगी, यानी कि आपकी ए भी हो सकती है, या फिर B भी हो सकती है, या फिर C भी होती है। जटिल है ना, मतलब तीनों एक दूसरे से राइम कर रही हैं, नहीं, अलग अलग है। यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ये एक दूसरे से राइम करेगी, बी वाली नहीं करेगी, बी वाली ऐसी मतलब वो आपकी स्वतंत्र रहती है। तो इस तरह आपने याद रखना है। तो टेर्जा-रिमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अ पोएटिक फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग राइम्स विद द स्कीम ABA BCB CDC। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। पोएटिक फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग राइम्स, यानी कि इसमें क्या होती है, ये 3 लाइन्स की ही होती हैं, ये भी 3 लाइन की होती हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग राइम्स होती हैं एक दूसरे की, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। इतना याद रखना है, ओके। 3 लाइन ये भी होता है टेर्जा-रिमा का भी, लेकिन टर्सेट और जो ट्रिपलेट है वो भी 3 लाइन की स्टैंजा को हम टर्सेट या ट्रिपलेट कहते हैं, लेकिन उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो सेम होती है, यानी कि जहाँ पे भी होगी सेम होगी। बी होता तो बी होगी, इस तरह ए, ये ध्यान रखना है। एंड आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच पोएट इन्वेंटेड टेरजा रीमा। तो किस पोएट ने टेरजा रीमा को इन्वेंट किया था ये बताना है। जेफरी चौसर है, डार्टे एली घेरी हैं, या जॉन मिल्टन है, सैमुअल बटलर हैं। तो हम सभी को पता है जो टेरजा रीमा है उसको डार्टे ने किया था ना, इन्होंने ही इन्वेंट किया था। इनकी फेमस एपिक था द डिवाइन कॉमेडी। आगे क्वेश्चन है भी, चलो। तो यहाँ पे इन्होंने किया था, इनकी फेमस एपिक था द डिवाइन कॉमेडी में इन्होंने टेरजा रीमा का इन्वेंट किया था। और ये जो शैली थी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, इतना प्रसिद्ध हुई कि और लोगों ने भी यूज़ किया। आगे क्वेश्चन है भी। तो फॉर विच एपिक वर्क डिड डांटे वॉज टेरजा रीमा। देखिए आ गया क्वेश्चन कि किस एपिक वर्क में डांटे ने टेरजा रीमा का यूज़ किया था, मतलब इन्वेंट किया था। तो डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एंड विच ऑफ दीज पोएट्स यूज टेरजा रीमा ओ टू द वेस्ट विंड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस पोएट ने टेरजा रीमा का यूज़ ओ टू द वेस्ट विंड में किया था। ठीक है, किस पोएट ने किया था ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पर्सी बायशे शैली। पीबी शैली ने इसका यूज़ किया था ओ टू द वेस्ट विंड। और पीबी शैली का एक और वर्क है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें भी इन्होंने यूज़ किया था, ये भी इन्होंने इसमें भी टेरजा रीमा में ही यूज़ किया है, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ एंड ओ टू द वेस्ट विंड दोनों में। नेक्स्ट पे आएंगे, अब यहाँ पे 40 पे आ गए हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है, कर लेते हैं। व्हाट इज़ क्वाट्रिन। क्वाट्रिन क्या होता है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-15 क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज़ अ क्वाट्रिन, इसमें कंप्लीट कर दिया गया है इसलिए थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे। क्वाट्रिन क्या है, तो भाई अभी मैंने बताया क्वाट्रिन क्या होता है। क्वाट्रिन किसे कहा जाता है, 4 लाइन की स्टैंजा को हम क्वाट्रिन कहते हैं। ठीक है, 4 लाइन की स्टैंजा होती है, जिसमें एक स्टैंजा होती है जिसमें 4 लाइनें होती हैं, और ये क्या करती हैं, एक दूसरे से राइम करती हैं। विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, मतलब राइम कैसा करेंगे, एक दूसरे से राइम करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे राइट आंसर स्टैंजा 4 लाइन विद वेरियस राइम पैटर्न्स, बी करेक्ट हो जाएगा। 4 लाइन की स्टैंजा को ही हम क्वाट्रिन कहते हैं, जिसमें राइमिंग स्कीम आपकी होगी, वेरियस पैटर्न होगा। जैसे कि इसका ए बी भी हो सकता है, ए बी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड लाइन एक दूसरे से राइम करेगी, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन एक दूसरे से राइम करेगी, ये ध्यान रखना है। और आपका ए बी भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे से लाइन करेंगी, दोनों एक दूसरे से राइम करेंगी। फिर आपका ये भी हो सकता है ए बी ए, ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका ये भी हो सकता है, 4A भी आ सकता है। इस तरह अलग अलग मतलब राइम पैटर्न है इनका, एक दूसरे से राइम तो करेंगी लेकिन अलग अलग पैटर्न है। इस तरह ये इसका ना ये याद रखना है, जो क्वाट्रिन है इसकी राइमिंग स्कीम ये भी हो सकती है, ये भी, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, तो 4 लाइन की स्टैंजा को ही क्वाट्रिन कहा जाता है। ए बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, ध्यान रखना। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ अ बैलेड स्टैंजा। तो बैलेड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, ओके। बैलेड स्टैंजा जो होती है वो भी 4 लाइन की ही होती है, जिसमें राइमिंग स्कीम क्या होगी, ABCB, बहुत इजी है, ABCB, ये ध्यान रखना है। इसमें पहली और तीसरी लाइन जो होती है उसकी लय अलग होती है, AB और CB, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये सेकेंड और यहाँ पे लिख दे रही हूँ ABCB, सेकेंड और थर्ड लाइन एक दूसरे से बस राइम करेगी। फर्स्ट और थर्ड लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन एक दूसरे से राइम नहीं करती, इसकी जो राइमिंग है वो अलग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच पोएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेड स्टैंजा फॉर्म। तो कौन सी पोएम है जो बैलेड स्टैंजा की एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो भाई डिवाइन कॉमेडी, तो ये तो एपिक है। एंशियंट मैरिनर बाय कॉलरिज, द एंशियंट मैरिनर बाय कॉलरिज, ये क्या है, सॉरी ये पूरा होना चाहिए था, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। ठीक है, डॉन जुआन बायरन है, रेप ऑफ लुक्रीज है, तो ये भाई पोयम है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। पूरा नाम यही है, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। ये एक बैलेट स्टैंजा का सबसे एक्सीलेंट उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें बैलेट शैली की उन्होंने विशेषताएं दी हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, बैलेट फॉर्म में है वो। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ हीरोइक क्वाट्रिन। सॉरी हाँ, हीरोइक क्वाट्रिन क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा क्वाट्रिन सिंपली आपकी 4 लाइन की स्टैंजा को ही क्वाट्रिन कहा जाता है, और उसकी राइमिंग स्कीम अलग अलग होती है। राइम पैटर्न विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जो राइमिंग पैटर्न है ABAB या फिर ABB AA, इस तरह। यहाँ पे पूछा जा रहा है हीरोइक क्वाट्रिन क्या है, हीरोइक क्वाट्रिन बताना है यहाँ पे। तो हीरोइक क्वाट्रिन भी 4 लाइनों वाली ही होती है, 4 लाइनों की स्टैंजा होती है हीरोइक क्वाट्रिन में। जो आयम्बिक पेंटामीटर, जहाँ पे भी हीरोइक लग गया ना, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था
कौन सा पढ़ा था हीरोइक वाला? कपलेट। कपलेट आपका 2 लाइन की कपलेट हो गई, जहाँ पे हीरोइक लग गया तो वो भी 2 लाइन की ही है, लेकिन वो पेंटामीटर में है, आयम्बिक पेंटामीटर। सेम उसी तरह यहाँ पे भी ये क्वार्टरन 4 लाइन की स्टेंजा को ही कहा जाता है। हीरोइक लग गया तो समझ जाओ ये 4 लाइन की ही है ये भी, लेकिन इसमें आपकी क्या है, सॉरी इसमें क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है बस। तो हीरोइक क्वार्टरन 4 लाइन की होती है जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो आपकी ए बी होती है, ये ध्यान रखना है। इसकी राइमिंग स्कीम कैसी होती है? ए बी होती है, ठीक है। जैसे कि आपकी क्वार्टरन की थी ए बी, क्वार्टरन की तो निश्चित नहीं है, ए बी भी होगा, ए बी इस तरह ए, या फिर ए बी हो सकता है, लेकिन इसका है ए बी होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, और हीरोइक कपलेट का यूज़ हम वही करते हैं जहाँ कोई सीरियस या कोई इफेक्टिव पोयम लिखना हो वहाँ पे। विच पोएट यूज द हीरोइक क्वार्टरन इन एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड? तो किस पोएट ने अपने पोयम में, अपने वर्क में एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में हीरोइक क्वार्टरन का यूज़ किया है? तो ये किसका है? थॉमस ग्रे का है, इन्होंने यूज़ किया है क्योंकि इन्हीं का ये वर्क है, पोयम है, एलिजी है बोल सकते हो, एक एलिजी है। इन अ कंट्री चर्चयार्ड में हीरोइक क्वार्टरन का यूज़ इन्होंने किया है, और इस पोयम ने शांतिपूर्ण गंभीर भावनाओं को व्यक्त करना था, और इसलिए इन्होंने इसका यूज़ किया हीरोइक कपलेट का, ये याद रखना है। एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ चौसरियन स्टेंजा, जिसे हम राइम रॉयल कहते हैं? यहाँ पे बताना बस, ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज़ द राइम स्कीम चौसरियन स्टेंजा, या फिर आप इसे राइम रॉयल भी बोल सकते हो। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है चौसरियन स्टेंजा की? तो चौसरियन स्टेंजा, जिसे हम राइम रॉयल भी कहते हैं, ये 7 लाइनों वाली होती है। इसमें कितने लाइन मिलेंगे आपको? 7 लाइन, ठीक है। 7 लाइनों की स्टेंजा को ही कहा जाता है चौसरियन स्टेंजा, जिसे हम राइम रॉयल कहते हैं, ठीक है। जिसकी राइमिंग स्कीम क्या हो सकती है? ए बी और डबल सी। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ए बी और डबल सी। देखिए जो राइमिंग स्कीम है ना, पक्का आने वाला एक क्वेश्चन यहाँ से, ए बी सी, ये आपकी चौसरियन स्टेंजा भी बोल सकते हो, या फिर इसे दूसरा नाम है, अनदर नाम है, राइम रॉयल भी बोल सकते हो। इसका यूज़ किसने किया था आगे हम क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कौन से पोएट ने चौसरियन स्टेंजा को इंग्लिश पोइट्री में लाया, इंट्रोड्यूस किया? तो चौसरियन स्टेंजा आखिर ये किसने लाया, किसने विकसित किया? तो जेफरी चौसर ने किया, ये याद रखना है, ठीक है। जेफरी चौसर ने चौसरियन स्टेंजा को अंग्रेजी कविता में क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, प्रचलित किया। और उन्होंने इसे सबसे पहले कहाँ पे लिखा? इनका एक वर्क था ट्रोलिस एंड क्रेसिडा, ठीक है। अब ये शेक्सपियर वाला मत जोड़ लीजिएगा, चौसर ने भी लिखा है ये, ठीक है। ट्रोलिस एंड क्रेसिडा में इन्होंने इसका यूज़ किया है, किसका? चौसरियन स्टेंजा का, ओके। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ट्रोलिस एंड क्रेसिडा में जेफरी चौसर ने इसका यूज़ किया था। अच्छा, इसका जो नाम है ये राइम रॉयल क्यों पड़ा? इसे राइम रॉयल भी कहते हैं, क्यों पड़ा? क्योंकि इसका यूज जो आपके किंग जेम्स फर्स्ट थे स्कॉटलैंड के, ठीक है, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। इन्होंने ही 15th सेंचुरी में अपना, इनका एक वर्क था, बहुत ही वेल नोन वर्क था, किंग स्क्वायर, इसमें इन्होंने इसका यूज़ किया था, किसका? इसी का, चौसरियन स्टेंजा का। तो वहाँ से ये नाम पड़ा राइम रॉयल भी, तो ठीक है, क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट ने ही इसका यूज़ किया था अपने वेल नोन वर्क किंग स्क्वायर में, तो वहाँ से इसका नाम पड़ गया था राइम रॉयल, ये याद रखना है। अच्छा, ये एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, मैं चाहती नहीं कि एक भी क्वेश्चन छूटे आपका। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, जो आपका ये जो चौसरियन स्टेंजा जिसे हम राइम रॉयल कहते हैं, इसे कई तरह से हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, मतलब कई तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका यूज़ हम या तो टर्सेट, एक आपका टर्सेट प्लस, या फिर आप इसे कपलेट, ठीक है, कपलेट ऐसे भी यूज कर सकते हैं इस राइमिंग स्कीम को, मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है राइम रॉयल का, ठीक है। या तो इसे टर्सेट यानी कपलेट के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर एक क्वाड्रेंट या टर्सेट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो वो बताना मेरा था, जैसे कि हम अगर टर्सेट और कपलेट के रूप में इसको यूज़ करेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ए बी, इसका राइमिंग स्कीम तब क्या होगा? ए बी हो जाएगा, फिर कपलेट 4 और आ जाएगा,
मतलब सॉरी टर्सेट ए बी हो जाएगा, उसके बाद आपका कपलेट बी, फिर लास्ट में सी हो जाएगा। जैसे कि हमने ऐसे लिया, फिर लास्ट में ऐसे लिया, फिर लास्ट में ऐसे लिया, ऐसी लाइन ली, तो ये आपका हो जाएगा ए बी, ए फिर बी, फिर बी, फिर आपका सी। मतलब इसका पैटर्न चेंज होता रहता है, ऐसे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। दिस मतलब द स्टैंजा कैन बी कंस्ट्रक्टेड, आप चाहे तो टर्सेट एंड 2 कपलेट्स में यूज़ कर सकते हो, या तो क्वार्टन एंड टर्सेट के रूप में यूज़ कर सकते हो। बस इतना बताना था, आगे बढ़ते हैं। कैसे भी इसका आ सकता है तो अपने ध्यान रखना है। टर्सेट एंड कपलेट का भी यूज़ करेंगे, इसको ये भी बता दे रही हूँ मैं। एंड ये भी लिख कर सकते हैं क्वार्टन प्लस अब इसका टर्सेट, ऐसे भी इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो क्वार्टन का जो होगा उसी हिसाब से इसका होगा। क्वार्टन का ए बी सी बी, सॉरी ए बी हो गया। अब इसी को बांटना रहेगा, ए बी कर देंगे। क्वार्टन में अगर ये पोएम लिखी जा रही है, क्वार्टन और टर्सेट के स्ट्रक्चर में लिखी जा रही है ये पोएम, और चौसरिन स्टैंजा में ही लिखी जा रही है, तब हम क्वार्टन में इस तरह होगा ए बी एंड टर्सेट को क्या कर देंगे, ए बी हो गया, फिर बी सी इस तरह इस तरह हो जाएगा। तो ये याद रखना है। आते हैं हम नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट डिफाइंस ओटावा रीमा जिसे कहा जाता है। ओटावा रीमा क्या होता है? ओटावा रीमा जो होती है ये 8 लाइनों वाला, मतलब 8 लाइन की स्टैंजा को ही ओटावा रीमा कहते हैं। और ये आयम्बिक मीटर मतलब आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? यहाँ पे राइट आंसर ए ही हो जाएगा। अ स्टैंजा ऑफ 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स विद द राइम स्कीम ए बी मतलब 3 बार आपकी ए बी आएगा, फिर लास्ट में डबल सी आएगा। ऐसे याद कर लेना आपने, 3 बार ए बी और लास्ट में डबल सी। तो ये आपकी 8 लाइन की स्टैंजा को हम ओटावा रीमा कहते हैं, जो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। ट्रिपल आपका ए बी आएगा, लास्ट में आपका क्या आएगा? सी आएगा। विच पोइट यूज़ ओटावा रीमा इन डॉन जुआन? तो किस पोएट ने डॉन जुआन में ओटावा रीमा का यूज़ किया है? तो डॉन जुआन किसका है? लॉर्ड बायरन का है। ठीक है, लॉर्ड बायरन ने अपनी इनका ये जो आपका डॉन जुआन है ये इनका एक सटारिकल एपिक है। डॉन जुआन ने ओटावा रीमा का बहुत ही सफलतापूर्वक इसका यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। एंड आगे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्पेंसरिन स्टैंजा? लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक ये। व्हाट इज अ स्पेंसरिन स्टैंजा? स्पेंसरिन स्टैंजा की क्या विशेषता है? स्पेंसरिन स्टैंजा कितने लाइन की होती है भाई? 9 लाइन की स्टैंजा को ही हम स्पेंसरिन स्टैंजा कहते हैं, ये याद रखना है। यानी कि 9वीं लाइन होती है, 9 लाइन की स्पेंसरिन स्टैंजा में जो होती है 9 लाइन की होती है, लेकिन जो इसकी 8 लाइन होती है ना वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। और इसकी जो 9वीं यानी कि आखिरी जो लास्ट लाइन है ना, जो लास्ट लाइन होती है वो किस में होती है? आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। और यही लास्ट लाइन को ही हम क्या कहते हैं? अलेक्जेंड्राइन लाइन, अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। ठीक है, इसी लास्ट लाइन को, क्योंकि ये आयम्बिक हेक्सामीटर में होते हैं। मतलब 8 लाइन तक आयम्बिक पेंटामीटर वाला पैटर्न फॉलो होगा, वही अनस्ट्रेस स्ट्रेस। फिर लास्ट लाइन में आयम्बिक हेक्सामीटर मतलब आयम वाला ही फॉलो 6 बार कर दिया जाएगा, वो होता है आपका हेक्सामीटर। अ स्टैंजा ऑफ 9 लाइन्स विद द राइम स्कीम, इसकी राइमिंग स्कीम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्पेंसर ने सोनेट भी लिखा ना, सोनेट वाली राइमिंग स्कीम, वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये स्पेंसर ने ही फॉलो किया था, ये याद रखना है। मतलब स्पेंसर ने ही इसको विकसित किया था अपने फेरी क्वीन में, उनकी जो एपिक है फेरी क्वीन, वहाँ पे यूँ। तो ये भी याद रखना है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है ए बी सी। ठीक है, स्पेंसर पूछा जाएगा स्पेंसरिन स्टैंजा, तो ये राइमिंग स्कीम रहेगी। अगर पूछा जाए स्पेंसरिन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, तब क्या होगा? तो उसकी हो जाएगी ए बी बी सी डी और लास्ट में ये भी कपलेट छोड़ते हैं, मतलब लास्ट में ये भी कंक्लूडिंग एक कपलेट रखते हैं अपने पोएम में, शेक्सपियर की तरह। लेकिन थोड़ा सा इन्होंने शेक्सपियरियन सोनेट से अपना थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्योंकि उनका जी था, ये इन्होंने ई कर दिया है। ये स्पेंसरियन सोनेट का हो गया, ये याद रखना है। ये क्या हो गया? स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम हो गई। तो ये भी स्पेंसर ने ही किया है, और ये स्पेंसरिन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है। तो ध्यान रखना, ए बी सी सी डी और ई। ओके, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक। ओ माय गॉड, मुझे लगा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कितना क्वेश्चन है? चलिए फिर कर लेते हैं, 58 ही क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। मुझे लगा 50 है, इसलिए मैंने कहा लास्ट होगा।
ओके, तो व्हाट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लास्ट लाइन स्पेंसर इन स्टेंजा? अभी मैंने बताया कि जो लास्ट लाइन है स्पेंसर इन स्टेंजा की, उसके डिफाइनिंग फीचर क्या है, तो वो क्या है ये याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ आयम्बिक हेक्सामीटर, 12 सिलेबल उसमें पाए जाएंगे, है ना। इट इज़ एन आयम्बिक हेक्सामीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, इसमें कितने सिलेबल पाए जाएंगे, 12। नेक्स्ट पे आएंगे, विच पोएट इन्वेंटेड द स्पेंसर इन स्टेंजा? तो किस पोएट ने स्पेंसर इन स्टेंजा को इन्वेंट किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एडमंड स्पेंसर ने। कहाँ पे किया है, दी फेरी क्वीन में, ये याद रखना है। जो उनकी एपिक पोएम है ना फेरी क्वीन, वहीं पे इन्होंने इसका ये इन्वेंट किया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, थोड़ा जल्दी अब यहाँ से करेंगे। विच एपिक पोएम फीचर द स्पेंसर इन स्टेंजा? तो कौन सा एपिक पोएम है जिसमें आपको स्पेंसर इन स्टेंजा देखने को मिलता है? कौन सा वो एपिक पोएम है? तो मैंने अभी बताया द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, इन्होंने इसी में इसका यूज़ किया है, यहीं पे इन्होंने विकसित किया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ यूज द स्पेंसर इन स्टेंजा फॉर्म? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने किस पोएम में स्पेंसर इन स्टेंजा का यूज़ किया है? अपने किस वर्क में, अपने किस पोएम में? फीमेल वैग्रेंट, प्रील्यूड, ला बेल एंड सेंस मर्सी, चैरिटेबल। चैरिटेबल किसका है, कॉलरिज का है। ला बेल एंड सेंस मर्सी किसका है, किड्स का है, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमें वर्ड्सवर्थ का बताना है, तो यहाँ पे द फीमेल वैग्रेंट हो जाएगा, जो लिरिकल बैलेट्स का पार्ट भी है। फीमेल वैग्रेंट में, लिरिकल बैलेट्स में ये पोएम है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज अ स्पेंसर इन स्टेंजा? स्पेंसर इन स्टेंजा क्या है, ठीक है, स्पेंसर इन स्टेंजा क्या है ये बताना है हमें। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्पेंसर इन स्टेंजा है, अ स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स विद द राइमिंग स्कीम ए बी बी सी बी सी सी। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लास्ट लाइन स्पेंसर इन स्टेंजा? तो ये आई थिंक ये रिपीटेड हो गया है तभी तो, चलिए विच पोएट, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। इधर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा रिपीट हो गया है। अच्छा, विच एपिक पोएम फीचर द स्पेंसर इन स्टेंजा? फेरी क्वीन। ओके, ये सारा थोड़ा सा रिपीट हो गया है, इसको छोड़ते हैं। आई थिंक यहीं से रिपीट हुआ है, यहीं से 54 से रिपीट हो गया है, 53 तक ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक कंक्लूडिंग अगर ले लें तो कपलेट कितनी लाइन को कहा जाता है? जो आपका कपलेट होता है, कपलेट कितनी लाइन को कहा जाता है? मतलब जो आपकी उसमें कपलेट एक होता है, लेकिन उसमें लाइनें कितनी होती हैं? 2 लाइन की स्टेंजा को, 2 लाइन्स स्टेंजा आपकी कपलेट होती है। तो ये देखिए, एक अगर देखा जाए जल्दी से, तो कपलेट 2 लाइन्स की स्टेंजा को, कपलेट जो होता है वो 2 लाइन्स की स्टेंजा को कपलेट कहा जाता है। और टर्सिट हो गया या टर्जा रीमा हो गया, ये 3 लाइन्स की स्टेंजा को कहा जाता है। 4 लाइन्स की स्टेंजा को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। 6 लाइन की स्टेंजा को हम क्या कहते हैं? सस्टेट कहते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे राइम रॉयल जो होता है, 7 लाइन की स्टेंजा को हम राइम रॉयल कहते हैं, जिन्हें हम चौसरिन स्टेंजा भी कहते हैं। 8 लाइन की स्टेंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं। 9 लाइन की स्टेंजा को हम स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं। तो यहीं पे हैंड करते हैं। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूँगी, आप लोग इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जो मीटर, स्टेंजा वगैरह, बैलेड है, हीरोइक क्वार्टर है, सब कुछ कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। फिर आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, अगर आपने उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ ली होगी। वैसे मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, थ्योरी तक मतलब थोड़ा थोड़ा समझाया है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ले लीजिएगा, जुड़ जाइएगा और पीडीएफ ले लीजिएगा। मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी जल्द ही, ठीक है। और पेड पीडीएफ के लिए अगर जुड़ना है तो मेरे उसी नंबर पे आप जुड़ सकते हैं पेड पीडीएफ के लिए, ठीक है, अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो, ओके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। इतनी मेहनत लगती है ना, एक तो क्वेश्चन बनाना, दूसरा क्वेश्चन कहाँ से सब कुछ इकट्ठा करके फिर लाना आपके सामने, फिर उसके बाद समझाना, फिर रोज़ा रह के समझाना, काफ़ी कुछ दिक्कत होती है। तो आप एक लाइक नहीं कर सकते, है ना, लाइक बहुत कम रहती है। मैं देती तो हूँ अच्छा कंटेंट, लेकिन लाइक बहुत कम रहता है। लाइक और फीडबैक तो ज़रा दे दीजिए। आज बहुत समझाया सच में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।